नाज़रीन, सियालकोट एक जवां साल बच्ची सीए की स्टूडेंट और सिर्फ नोट्स हासिल करने के लिए फोटोकॉपियर उसको बेपनाह जुल्म सितम का निशाना बना देता है और यहां तक कि मल्टीपल टाइम उसको रेप किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेलिंग के नतीजे में उसकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीर हासिल कर ली जाती हैं और वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ इस खौफ से कि अगर घर वालों को पता चल गया तो मुझ पर क्या बीतेगी, मेरी तालीम का क्या बनेगा, वो ब्लैकमेल होती रहती है और कहानी यहाँ तक पहुँच जाती है कि अल अमान अल हफीज बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि रोज़े की हालत में भी मुबैना तौर पर वो रजील जिनसी बिल्ला उसको जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाता है और यहाँ तक कि वो अय्याम जिनमें ख्वातीन इंतहाई कमज़ोर हुआ करती हैं उन अय्याम में भी उसको नहीं बख्शा जाता। क्यों? क्योंकि एक जिनसी दरिंदा प्यासा है, भूखा है और उसको भूख मिटाने के लिए किसी मासूम और उसके चंगल में फंसे हुए इंसान की ज़रूरत है और ये वो बच्ची है जो वो इंसान बनकर उसका किरदार अदा करती रही है। तो मिलते हैं, समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चा। वालेकुम अस्सलाम। बेटे, नाम आपका हम नहीं ले रहे, आपका चेहरा किसी को नजर नहीं आ रहा, आपकी शनाख्त हमारी जिम्मेदारी है, खास तौर पे हमारे प्रोग्राम की हद तक। क्या मामला हुआ? स्टार्टिंग पे ये हमारे गांव का था। क्या नाम था इस रजील इंसान का? नदीम। ठीक है। फोटोकॉपी की इसकी शॉप है। इसने ना कहीं से गांव से मेरा नंबर लिया है। इसने मुझे बोला कि जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉपी कराने होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं कॉपी करके तो मेरे अब्बू की दुकान है गाँव में। जी, दुकान पे दे जाया करूँगा, उधर से पैसे ले लूँगा। आप करती क्या हैं, पढ़ती क्या हैं? मैं सीए की स्टूडेंट हूँ। सीए की स्टूडेंट है तो सीए के स्टूडेंट को ऑब्वियसली नोट्स की जरूरत है। जी। नोट्स से ही कहानी शुरू हुई। जी। बच्ची एक ही गांव के हैं ये दोनों, मुल्ज़म नदीम और ये बच्ची दोनों एक ही गांव के हैं। ठीक है। बच्ची इधर रहती है अपनी नानी के घर में, नावल शहर में। ठीक है। फोटोकॉपी के नोट्स वगैरह के लिए उसकी मुल्ज़म नदीम की दुकान है उगोकी मोड़ पे। ठीक है। उसके लिए नोट्स वगैरह के लिए उसके साथ किसी से नंबर लेके उसने बच्ची के साथ रब्ता किया कि आप मुझे नोट्स दिया करो, मैं फ़ोटोकॉपी करके आपके घर पहुँचा दिया करूँगा आपकी वालदा की शॉप पे। अच्छा जी। उससे फिर आस्ता आस्ता उसने एक दिन ये बच्ची कॉलेज के बाहर खड़ी थी छुट्टी के वक्त, ये मुल्ज़म नदीम आया, उसने उसको पिक किया उधर से हैज़ ए मोहल्लेदारी, एक ही गांव के हूँ, मैं भी आपको घर छोड़ देता हूँ, मैं घर जा रहा हूँ आपको। आप लोगों के गांव में इतना आप लोगों की केमिस्ट्री आपस में अच्छी है कि कोई बहन बेटी नजर आए किसी को तो वो साथ एक ही मोहल्ले के हैं दोनों, एक ही मोहल्ले के हैं। अच्छा जी, एक ही मोहल्ले के हैं ये दोनों। उधर से पिछले बना उसको बैठा के गाड़ी में कोई नशावर चीज़ पलाई है तो जूस, तो वो ले गया कहीं, उसको नहीं पता किधर ले गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाद में शाम को उसको वो घर छोड़ गया, नीम बेहोशी की हालत में। बाद में उसने मैसेज पे उसको बताना शुरू कर दिया, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट मैसेज करने शुरू कर दिए कि आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है। उसने बोला मुझे नहीं पता, नहीं मैंने तुम्हारे साथ जना किया और तुम्हारी पिक्चर्स बनाई हैं, बरहीना पिक्चर्स बनाई हैं, वीडियोस बनाई हैं, वो मेरे पास सारा कुछ सेफ है और मैं इससे पहले भी काफ़ी बच्चियों की बना चुका हूँ, लिहाजा तुमने मेरे साथ तावन करना है पूरा। नोट्स की खरीदारी से शुरू होने वाला वाकया अपना खौफनाक रूप उस वक्त धारता है जब ये बदबख्त इंसान एक रोज इस बच्ची के तालीमी इदारे के बाहर पहुंच जाता है। जब बच्ची अपने तालीमी इदारे से निकलती है तो मोहल्लेदार गांव का बासी होने का फायदा उठाते हुए ये रजील इंसान इस बच्ची को लिफ्ट देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी नानी के घर उतार देता हूँ। उसकी वजह यह है कि नानी नाबीना है और ये बच्ची अरसा दराज से बल्कि बचपन से ही अपनी नानी के घर पलती बढ़ती रही है और इसके नानी के अलावा कोई दूसरा फर्द इस घर में नहीं रहता था। तो बच्ची एतमाद करती है, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब गाड़ी में बैठती है तो मुबैना तौर पर यह बदबख्त रजील नवीद इसको एक जूस सर्व करता है जिसमें बेहोशी की दवा मिलाई जाती है। वो बच्ची जूस पीती है और उसके बाद अपने होशो हवास खो बैठती है। रिपोर्टेडली
ये बदबख्त नवीद उसको एक नामालूम जगह पर ले जाता है। इसके साथ जिनसी दरिंदगी पहली दफा 2023 जनवरी में करता है और इसकी नाजेबा तस्वीर वीडियोस बेहोशी की हालत में बना लेता है। और फिर ब्लैकमेलिंग का एक ऐसा ना खत्म होने वाला आगाज होता है कि अलमान अल हफीज बच्ची को उसकी तस्वीर वीडियोस वन टाइम पर भेजी जाती हैं। जैसे ही वो देखती है और साथ ही वो डिलीट हो जाती है और उसके बाद हमेशा के लिए वो बच्ची इसके ब्लैकमेलिंग के चंगल में फंस गया। जनवरी 2023 में मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। मैं कॉलेज के बाहर खड़ी थी घर आने के लिए। इसने मुझे कहा है कि मैं जो है ना मैं भी गाँव जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें रास्ते में नानू घर उतार दूंगा इधर मॉल। मैं मोहल्लेदार थे उस नाते में बैठ गई हूँ कि उतार देंगे। इसने गाड़ी में मुझे जूस दिया पीने के लिए। जूस पहले से गाड़ी में मौजूद था कि उतर के खरीदा है? नहीं, पहले से मौजूद था गाड़ी के अंदर। ग्लास में था, किसी डब्बे में था या बोतल में? डिब्बे में ही था। अच्छा। तो इसने मुझे दिया पीने के लिए, वो पी के मैं अनकॉन्शियस हो गई हूँ। फिर उसके बाद इसने इस तरह, मुझे नहीं पता ये किधर लेके गया है, क्या हुआ है। नींद बेहोशी की हालत में इसने मुझे इधर बाहर उतारा है गली के। मैं घर आई हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद इसने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया। इसने कहा तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर इसने कहा कि मैंने इस तरह तुम्हारे साथ किया है, जिना भी किया, वीडियोस भी ये बना ली हैं। उसके बाद इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आप इस टाइम में बेहोश हो गई थी? जी, मुझे नहीं, वो होश नहीं है मुझे कि क्या हुआ है क्या नहीं। इसने आपको डराया तो नहीं था या वाकई ऐसा हुआ था? ऐसा ही हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद इसने मुझे एक तो पिक्चर भी सेंड किया व्हाट्सएप पे। तो आप ही की? जी। इस बच्ची का खौफ और इसकी बरहना वीडियोस तस्वीर अपने पास रखने के बाद अब नवीद इतना दीदा दलेर हो चुका था कि नवीद एक के बाद दूसरे दिन इस बच्ची से मुतालिबा करने लगा माली मामलात में चीजें आगे बढ़ाने का। घर की सूरत हाल ये थी कि बच्ची और उसकी फैमिली यानी उसकी नाबीना नानी के पास 2 वक्त का खाना मुश्किल था, लेकिन इस रजील इंसान की हवस खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। लिहाजा बच्ची ने इसका मुंह बंद करने के लिए, इसका पेट भरने के लिए और इसकी बदबख्ती वाली टपकती राल को साफ करने के लिए बैरून मुल्क मकीम अपने मामूओं का मिन्नत तरला शुरू कर दिया कि मुझे अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए मजीद रकम की ज़रूरत है, क्योंकि माजी में भी इस बच्ची के तालीमी अखराजात इसके बैरून मुल्क मकीम मामू ही उठा रहे थे और इवेंचुअली तकरीबन 5-5.5 लाख रुपया ये बच्ची अपनी इज्जत बचाने के लिए, इस कहानी को दबा रखने के लिए इसको खिला चुकी। लेकिन फिर भी इस जिनसी दरिंदे की जिनसियत परस्ती, हवस परस्ती ख़त्म नहीं हुई, बल्कि हर दिन पहले से ज़्यादा मजबूत, मुस्तहकम और ताकतवर होती। फिर उसके बाद इसने पैसे लेना मुझसे स्टार्ट कर दिया, डराना धमकाना कि मैं जैसे कहूँगा तुमने वैसे ही करना है। अगर तुमने अपना मुंह खोला तो बाकी यानी कजन्स को, बहनों को, सबको जलील करूँगा, मामा पापा को भी। सारा इसने धमकियाँ देनी शुरू करती हैं। फिर उसके बाद ये, आप इसको पैसे देती रही? जी, मैं इसको पैसे 5 से 6 लाख मुझसे ये ले चुका है अभी तक। कितने अरसे में? ये 1.5 में। आपने किसी दोस्त को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, घर में किसी बहन को? नहीं, हिम्मत नहीं हुई किसी से जिक्र करने की, किसी बात का भी। फिर उसके बाद मैंने इसको कहा, ये अप्रैल में, मेरे पास सारे एविडेंस हैं तुम्हारे खिलाफ मेरे मोबाइल में कि कैसे उन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, पैसे वगैरह भी लेते रहे हो, ये सब कुछ। 15 अप्रैल को ये घर आके तो मोबाइल छीन के मुझसे ले गया कि अब जब मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं रहेगा। आपने गलती ये की कि आपने उसको बता दिया कि मेरे पास सब एविडेंस है? जी, वो मैंने इसलिए कि ना कोई बात, जाहिर सी बात है मेरे घर वाले भी थे कि ना बात घर वालों में फैले, वो भी परेशान होंगे, सारे मामला फिर ज़्यादा बात फैलेगी। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज़ आपने बतानी, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली, देखिए मैंने आपके लिए बात करनी और मैं ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे अलहदा नहीं पूछ रहा।
कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों की पहले दोस्ती थी और उसके नतीजे में आप की कोई वीडियोस बन गई, तस्वीर बन गई और आप ब्लैकमेल होने लगी? जब ब्लैकमेल होने लगी तो फिर खराबी ज़्यादा शुरू हुई? नहीं। पक्की बात है? हाँ जी। आपकी से कोई दोस्ती ताल्लुक नहीं था? नहीं, ये बल्कि बाद में फोर्स करता रहा है कि जी तुम मुझसे सही से बात किया करो, नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कितना अर्सा आप इससे बात करती रही? बात तो यही तकरीबन ये जितना ब्लैकमेलिंग का अर्सा रहा है यही, और कितना अर्सा था ये? ये साल, 1 साल 2। इस 1 साल में आप लोगों की बात होती रही है? इतनी ज्यादा नहीं, या वो इस तरह नहीं जिस तरह होती है दोस्ती में, वैसे नहीं होती रही। जब ये प्रेशराइज करता था तब बात होती? जी। क्या प्रेशराइज करता था? यही आगे से धमकियां देता था कि मैं घर आ जाना है, तुम मुझसे बात नहीं कर रही, ये वो। और वो फिर घर आया भी? जी, रात को 12-1 बजे आके वो बाहर का दरवाजा नॉक करता था जोर जोर से। तो ये आबादी वाले सारे नहीं कहते थे कि कौन है? मोहल्लेदार हमारे सारे ऐसे ही हैं, वो तवज्जो नहीं करते किसी की तरफ। ये अभी जब बात खुली है उसके बाद अब वो मुझसे वो सुनाने लग पड़ेंगे कि हाँ हमने भी देखा था, ये आता था, ये वो। जब बात ये हुई है, उससे पहले कोई नहीं तवज्जो नहीं करता था। आप किसी को वीडियो कॉल भी होती रही? नहीं, कोई वीडियो कॉल नहीं, कोई टेलीफोन, सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस में? कॉल तो होती थी, वॉइस कॉल करता था ये, जब पैसे वगैरह भी लेने होते थे ना। पैसे कहाँ लेने आता था? पैसे कैश में देते थे या बैंक में देते थे? कैश में। तो वो पैसे कितनी दफ़ा लेने आए? काफी दफा, 10-12 दफा। यहीं घर पे? हाँ जी, वो बाहर वाले दरवाजे तक, वो भी। बारले दरवाजे तक मैंने देखा है। हाँ, उधर तक। तो वहाँ पर जाके आप पैसे देती? जी। पैसे कहाँ से आते थे आपके पैसे इतने? क्योंकि अमूमी तौर पर बुरा ना मनाइएगा, जो फैमिली की कंडीशन है वो 6-7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देने वाली नहीं है। पैसे कहाँ से आते? मामू मेरे US से होते हैं, वही मेरे फी वगैरह वही सारे अफोर्ड करते थे ना। US में होते हैं? जी। तो उनसे पैसे मंगवाती थी? जी। क्या कहती थी वो? फी भी मेरी वही देते हैं, तो फी का बहाना कर लेती थी कि इतनी है, बुक्स वगैरह मंगवानी है, तो वो भेज देती? जी। तो पैसे जो ट्रांसफर करते थे तो पैसे किसके अकाउंट में आते थे? यहाँ ये जो नीचे 2 मामू हैं इनके पास ही आते थे। तो आप फिर उनसे लेती? हाँ जी।